पुस्तक सफर की 7वीं कहानी सूरज चांद। सदियों पुरानी बात है। कनकपुर के नामी नेता पहचान सिंह काफी लोकप्रिय थे। जनता में वही होता जो उनकी चाह होती। अक्सर दरबार लगता, प्रतिष्ठित धनी लोग दरबार में आया जाया करते। एक दिन दरबार में नाचने वाली नर्तकी को बुलाया जाता है। उस रात सब के सब मौज मस्ती में रम गए। तत्पश्चात नाच समाप्त होने के बाद सब के सब अपने अपने घर को चले गए। नाचने वाली अपने घर जाने के लिए ज्यों ही तैयार होती है, पहचान सिंह उसे रोक लेते हैं। पहचान सिंह, मुझे भी तो मालूम हो इस हसीन परी का क्या नाम है। मधु साहब, मेरा नाम मधु, ये मेरे पति सुधांशु। पहचान सिंह, मधु एक रात की कितनी कीमत लोगी। मधु, जरा आप बताइए आपकी इज्जत की कितनी कीमत है। पहचान सिंह, एक नाचने वाले की क्या इज्जत होती है, पूरा समाज जानती है। न जाने उसके कितने दीवाने होते हैं। ऐसे लोग सरेआम खुद ही अपनी इज्जत बेचते हैं। उसकी क्या कीमत है, सब जानते हैं। मधु, मेरा नाचना पेशा है, मेरी इज्जत मेरा धन है, ये तुम नहीं समझोगे, क्योंकि बुरे व्यक्ति की इज्जत बिकाऊ होती है, जो मैं स्वयं तुम्हारे चेहरे पर देख रही हूँ। सुधांशु साहब, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। पहचान सिंह, तू मुझे समझाएगा। जज साहब नहीं मानते। ये देख सुधांशु उनके पास पहुंच मुंह पर थूक देता है। सुधांशु, देख अपनी इज्जत, तेरी सूरत पर तेरी बुराई साफ झलक रही है। पहचान सिंह, अब तेरे खून से साफ होगा मेरा बुराई। इतना कह तलवार से सुधांशु का गला काट देते हैं। ये देख रोते बिलखते मधु तड़पने लगती है। तभी सुधांशु, मधु तू मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। वो बच्चा मेरे प्रेम का प्रतीक है। मुझसे वादा करो, अपनी जिंदगी से हार नहीं मानोगी, तुम्हें जीना है। इतना कह सुधांशु दम तोड़ देता है। पहचान सिंह, चंपतलाल, जाओ इस लाश को पहाड़ियों के नीचे फेंक दो। चंपतलाल, जी साहब। मधु रोती बिलखती पीछे पीछे उनके दौड़ती जाती है। अंततः वो रास्ते में गिर बेहोश हो जाती है। चंपतलाल अपने साथियों के साथ लाश को खाड़ी में फेंक देते हैं। तत्पश्चात सब के सब वापस आते हैं। तब तक रानी दुर्गा सिंह मंदिर से पूजा कर वापस घर लौटती है। दुर्गा सिंह, चंपतलाल, ये खून के छींटे। चंपतलाल, मालकिन एक घायल कुत्ते का है, अभी साफ कर देता हूँ। दुर्गा सिंह, ध्यान रहे, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तक पहचान सिंह, रानी दुर्गा, आने में बड़ी देरी लग गई। दुर्गा सिंह, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अपने समय का ख्याल है, इसी समय पर रोज आती हूँ, तो ऐसा कभी नहीं पूछते, पर आज। पहचान सिंह, आज तुम्हारी कुछ ज्यादा ही यादें आ रही थी। दुर्गा सिंह, तभी मुझसे देरी हो गई। पहचान सिंह, चलो अच्छा हुआ। दुर्गा सिंह, वैसे तो मैं हर काम अच्छा ही करती हूँ। पहचान सिंह, शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है। दुर्गा सिंह, कल का दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा। पहचान सिंह, ऐसा क्यों। दुर्गा सिंह, कल मेरे साथ तुम्हें भी मंदिर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। पहचान सिंह इस बात को सुन खुशी से झूमते हुए अपने पत्नी दुर्गा को गोदी में उठा लेते हैं। दुर्गा सिंह, अरे छोड़ो, कोई देख लेगा। पहचान सिंह, देखने दो। तत्पश्चात रानी दुर्गा अपने कमरे में चली जाती है। सुबह होते ही पहचान सिंह अपने पत्नी के साथ मंदिर पहुंचता है। पूजा करने के बाद साधु संतों को वस्त्र वितरित करते हैं। उसी दौरान रानी की निगाह प्यास से व्याकुल एक औरत पर पड़ती है। तुरंत उसके पास जाती है और अपने हाथों जल पिलाती है। दुर्गा सिंह, तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी दयनीय दशा कैसे हो गई। मधु, मैं मधु हूँ, दयनीय दशा का होना शायद भाग को यही मंजूर था। दूर से सिर्फ पहचान मधु को देख रहा था। दुर्गा सिंह,
कर्म करना ही खुशियाँ का दूसरा नाम है। कभी जीवन में हार मत मानना। वैसे भी जिंदगी वही आनंद से जीते हैं जिसने स्वयं को जाना। मधु, कभी कभी जिंदगी भी खूब सताती है। इतना कह मायूस मधु वहां से चली जाती है। उसके जाते ही पहचान सिंह दुर्गा के पास आते हैं। पहचान सिंह, आए औरत, क्या कह रही है थी? दुर्गा सिंह, न जाने क्यों दुखी है, बस उसके आंखों में दुख के आंसू साफ झलक रही थी, मानो ये आंसू मुझसे कुछ कहना चाहती है। पहचान सिंह, हो सकता है, पर ऐसे आंसू को दिल में मत उतारना, वरना तुम्हारी परेशानी का कारण भी यही होगा। दुर्गा, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं उसी से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, ये आप मत बोलिए। इतना कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठ अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। तत्पश्चात थोड़ी देर में घर पहुंच विश्राम कर अपनी थकान दूर करते हैं। लेकिन उसी शाम रानी दुर्गा को प्रसव पीड़ा होते है। आखिरकार घर में एक नई खुशी का आगमन होता है। रानी बच्चे को जन्म देती है। खबर सुनते ही पहचान सिंह खुशी से उछल पड़ते हैं। सुबह होते ही पहचान सिंह, चंपतलाल, कनकपुर वासियों को इस खुशी पर मिठाइयाँ बांटी जाए। चंपतलाल, जी साहब। तत्पश्चात मंदिर में पहचान सिंह अपने पत्नी दुर्गा व बच्चों के साथ प्रवेश करते हैं। पूजा अर्चना के बाद बच्चे के नामकरण के लिए पहचान सिंह, पुजारी जी, बच्चे का नामकरण कर हम सबको आशीर्वाद दीजिए। पुजारी जी, ग्रहों की दिशा को देखते हुए इस बच्चे का नाम सूरज अति उत्तम होगा। तत्पश्चात सबके सब पुजारी से आशीर्वाद लेते हैं। गरीबों में मिठाइयों का वितरण करते हैं। तभी दुर्गा की निगाह मधु पर पड़ती है। वे तुरंत उसके पास जाती है। दुर्गा से, अरे मधु, कैसी हो? और ये बच्ची? मधु, मेरे प्रेम की यही निशानी है, अब इसी के लिए जीना है। दुर्गा, ये मेरे बच्चा सूरज। मधु, ये मेरी बच्ची चांद। दुर्गा सिंह, अच्छा मधु, चलती हूँ, अगर कभी भी किसी वक्त मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। मधु, ठीक है दुर्गा दीदी। इतना कर दुर्गा अपने पति के पास आती है। देखते ही पहचान सिंह, दुर्गा, आज वो औरत एक बच्ची के साथ पुनः मिली थी। दुर्गा सिंह, हाँ, उस बच्ची का नाम चांद है। इतना कहते हुए गाड़ी में बैठ अपने महल की तरफ चलते हुए थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे चलने भी लग गए। दुर्गा सिंह, देखा, आज सूरज बेटा सुबह से ही पढ़ रहा है। पहचान सिंह, अरे आजा। इतना कह अपने गोदी में ले लेते हैं। दुर्गा सिंह, सूरज, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूं। सूरज, जी माँ। तत्पश्चात सूरज को स्कूल छोड़ वापस अपने घर चली जाती है। सभी लड़के अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं। तब तक कक्ष में मास्टर संतलाल प्रवेश करते हैं। सभी लड़के उठ खड़े होते हैं। संतलाल, बच्चों बैठ जाओ, आज तुम लोगों का पहला दिन है, इसलिए क से ग तक सभी याद करना, लिख कर भी आना, कल सबसे पूछूंगा। सभी बच्चे एक स्वर में बोलते हुए, जी आचार्य जी। सबके सब बच्चे खेलते कूदते अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। उसी दौरान सूरज का पैर फिसलता है, जाकर नाली में गिर पड़ता है। तत्पश्चात रोने लगता है। तब तक दूर खड़ी चांद दौड़ कर आती है, सूरज को नाली से बाहर निकालती है। चांद, उठ जाओ, रोते नहीं, थोड़ा सा ही गंदा हुआ है, चलो मैं साफ कर देती हूँ। तत्पश्चात नदी के समीप जा कपड़े में लगे कीचड़ को साफ करती है। चांद, देखा, पहले जैसा साफ हो गया। सूरज, अरे हाँ, सब ठीक है, तुमने अपना नाम नहीं बताया। चांद, तुमने पूछा ही कब। सूरज, चलो अब तो बता दो। चांद, मेरा नाम चांद है, और अब अपना भी नाम बताओ। सूरज, वो दूर जो दिखाई दे रहा है वही मेरा नाम है। चांद, यानी सूरज, जी हाँ। चांद, सूरज, यहाँ पर पढ़ने आते हो? सूरज, हाँ चांद, तुम भी पढ़ने आना। चांद, मैं नहीं पढ़ सकती, मेरी माँ अक्सर बीमार रहती है, उनकी सेवा करती हूँ। हाँ, जो पढ़ना मुझे भी बता देना, सीख जाऊंगी। सूरज, ठीक है। चांद, ये लो बैर, बहुत मीठा है, जंगल से तोड़ कर लाई हूँ। सूरज, चांद, अकेले जंगल मत जाया करो। चांद, वो क्यों? सूरज, तुम्हें डर नहीं लगता? चांद, नहीं। तब तक दूर दुर्गा भी आ जाती है। दुर्गा, सूरज, ये क्या, कैसे भीग गए? सूरज,
माँ कीचड़ में गिर गए थे, चांद ने ही गंदगी साफ किया। दुर्गा, वाह चांद बेटी, सच में चांद का टुकड़ा हो। किसी दिन सूरज इस चांद को अपने घर लाना। सूरज, जी माँ। दुर्गा, अच्छा बेटी, हम चले? चांद, जी माँ। इतना कहते हुए अपने बेटे को ले घर पहुंचती है। खाना खाकर सूरज आराम करता है। अगली सुबह सूरज, माँ आज मैं अकेले ही स्कूल जाऊंगा। दुर्गा, नहीं बेटा, अकेले मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। सूरज, रास्ते में चांद जरूर मिलेगी, उसी के साथ चला जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए। तब तक पहचान सिंह बेटे की बात सुन। पहचान सिंह, दुर्गा, सूरज बेटा ठीक ही तो कह रहा है, सभी लड़के साथ में जाते हैं, चला जाएगा। अच्छा बेटा, जा। मुस्कुराते हुए सूरज अपने साथियों के साथ चल देता है। तब तक रास्ते में चांद आते हुए दिखाई पड़ती है। उसके पास पहुंच सूरज, मुझे मालूम था तुम जरूर मिलोगी। चांद, वो कैसे। सूरज, बस ऐसे ही। चांद, अच्छा लो पहले बैर खाओ। सूरज, यह तो हमें भी कहने ही वाले थे। तत्पश्चात बैर ले खाने लगते हैं। उस दौरान चांद की तरफ देख। सूरज, चांद, आज तुम्हारे चेहरे पर मायूसी, सब ठीक तो है। चांद, सूरज, मेरी माँ बीमार है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। सूरज, बस इतनी सी बात, लो ये मेरी टिफिन, माँ को खाना खिला देना। चांद, पर क्या, आप क्या खाएंगे। सूरज, मेरा बैर से ही पेट भर गया, अब तुम जाओ, माँ भूखी है। दौड़ते हुए चांद अपने माँ के पास आती है। चांद, माँ आपके लिए खाना लाई है, लो खा लो। मधु, पहले बताओ खाना कहाँ से लाई आई हो। चांद, सूरज ने दिया, वह मेरा दोस्त है। मधु, बेटी मुझे भूख नहीं है, जाओ उसे लौटा दो, मेरे लिए कोई भूखा रहे ये मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। चांद, पर माँ अपनी सेहत देखो कैसी हो गई हो। मधु, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, वो भूखा होगा, उसका खाना दे दो। आखिरकार चांद रोते हुए लौट आती है। उसी दौरान रास्ते में सूरज मिल जाता है। चांद, सूरज, माँ ने खाना नहीं खाया। सूरज, अरे क्यों नहीं खाया। चांद, माँ ने कहा मेरे लिए कोई भूखा रहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सूरज, चलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं खाती। सूरज, तत्पश्चात चांद के घर पहुँच, माँ अपने बच्चे के प्रेम को नहीं स्वीकार रही हो, अब तो स्वीकार करना ही होगा, मेरे हाथों खाना खाना होगा। मधु, पर बेटा। सूरज, पहले खा लो, उसके बाद ही मैं कुछ सुनूंगा। आखिरकार सूरज के प्रेम के आगे झुकना ही पड़ता है। अपने हाथों माँ को खाना खिलाती है। तत्पश्चात माँ ने भी अपने हाथों सूरज को खिलाया। मधु, मैं पुनः जी गई बेटा। सूरज की तरफ देख मधु अपने मन में सोचती है। सूरज, अच्छा माँ मैं चलता हूँ। तब तक चांद, माँ मैं सूरज को छोड़कर आ रही हूँ। चांद सूरज को अपने घर छोड़ने चली जाती है। तभी दुर्गा की निगाह उन पर पड़ती है। दुर्गा, अरे चांद पहले अंदर आइए। सूरज, चलिए माँ बुला रही है। दुर्गा, यहाँ तक आई हो तो खाना खाकर ही जाना होगा। चांद, माँ आज रहने दीजिए, अभी अभी खा कर आई हूँ, वैसे भी शाम हो चुकी है, मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना होगा, फिर कभी। इतना कह माँ का चरण छू अपने घर को चली जाती है। तब तक पहचान सिंह अपने महल में प्रवेश करता है। उन्हें देखते ही दुर्गा, इतनी देरी हो गई, थोड़ा सा भी समय का ख्याल नहीं है। पहचान, ख्याल है तभी तो देरी हो गई, अब मेरी बात सुनो, सूरज की बाकी पढ़ाई शहर में कराएंगे, बस इसी सिलसिले में देरी हो गई। तब तक सूरज अपने माँ बाप के पास आता है। पहचान, कल ही ट्रेन का टिकट है। तत्पश्चात सूरज अपने कमरे में चला जाता है। सुबह होते ही माँ बाप का पैर छू शहर जाने के लिए तैयार होता है। दुर्गा, बेटा मन लगा के पढ़ना। सूरज, जी माँ, अच्छा पिताजी, चलता हूँ। पहचान, अपना ख्याल रखना। सूरज, जी पिताजी। तत्पश्चात माँ बाप से आशीर्वाद ले सूरज अपने घर से निकल पड़ता है। रास्ते में चांद से मुलाकात होती है। सूरज, चांद मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, ये बताने के लिए पढ़ाई के लिए शहर जा रहा हूँ। चांद, ए मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो, कहीं बड़े बनने के चक्कर में मुझे भूलना नहीं। सूरज, मैं अपनी चांद को हमेशा अपने साथ लिए रहता हूँ, रही बात बड़े बनने की, सबसे बुरी वही है जो एक दूसरे में भेद नहीं करते, वो तुम हो। चांद, मेरा क्या होगा, तुम चले जाओगे तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सूरज, मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है,
जब तुम याद करोगी जरूर चला आऊंगा। चांद, सूरज, बस थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए बैल लेकर आती हूँ। सूरज, तब तक गाड़ी आ जाएगी। दौड़ते हुए जंगल की तरफ जाती है, वहां पहुंच बैल तोड़कर लाती है। तब तक स्टेशन पर गाड़ी आ जाती है। ये देख चांद दौड़ने लगती है। उसी दौरान गाड़ी छूटती है। आखिरकार दौड़ते हुए सूरज के पास पहुंचती है। सूरज झुककर बैग ले लेता है। काफी देर तक चांद वहीं बैठ राह की तरफ देखती रह गई। उस दौरान शाम हो जाती है। लौटते वक्त जंगल में अकेले देख चंपत लाल के बेटे विषय लाल, अरे ओहो, बड़े सौभाग्य से तुमसे मुलाकात हो गई। बस थोड़ा सा हमें भी अपना प्यार का रस चखा दे। आखिर हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं। चांद, ऐसे दीवाने के लिए मौत बना है, जा उसी का रस ले। विषयलाल, अभी तो तेरा रस ले लूं। इतना कह चांद को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। ये दांत भागने लगती है। अंततः विषयलाल पकड़ ही लेता है। अपने नाकाम इरादे में कामयाब हो जाता है और वहां बलात्कार कर वहां से भाग जाता है। टपकती हुई आंसुओं के बूंदों के साथ चांद अपने घर आती है। उसे देख उसकी माँ दंग रह जाती है। मधु, बेटी, ये सब क्या हो गया? चांद, माँ, मेरे हालात खुद ही देख रही हो। अब कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बस यही समझो, आपकी चांद चांद न रह गई। इतना कहते कहते उसके आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। मधु, बेटी, कौन था जिसने तुम्हारा ये हाल किया? चांद, क्या फायदा माँ, मैं फिर से वो चांद नहीं बन पाऊंगी। मधु, मेरी तरफ देखो, अब बताओ कौन था? चांद, चंपत लाल का बेटा विषय लाल। मधु, अभी चल मेरे साथ। मधु अपनी बेटी चांद को लेकर पहचान सिंह के दरबार में पहुंचती है। उस वक्त गांव के लोग किसी न किसी उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुए थे। मधु, कहाँ है पहचान सिंह? देश इसकी तरफ। इसका ये हाल और कोई नहीं बल्कि आपके वफादार चंपतलाल के बेटे विषयलाल ने किया है। पहचान सिंह, क्यों विषयलाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? विषयलाल साहब, एक नाचने वाली की बेटी कैसी होती है, किसी से छुपा नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। मधु, तेरे कहने का मतलब यही है, एक नाचने वाले की बेटी प्रचलन होती है, उसका इज्जत बिकाऊ होता है। तेरे जैसे गंदे लोग इसकी इज्जत से खिलवाड़ करे, यही हमारे समाज की अच्छाई है। यही घिनौना सोच समाज में बुराई ले आती है। रही बात नाचने की, तो ये मेरा पेशा नहीं बल्कि कला है। जरूरी नहीं कि हर कोई अपनी कला का गलत इस्तेमाल करता है। तो समाज को बनाने वाले बड़े लोग पहले खुद ही सोचे क्या अच्छा है क्या बुरा। विषयलाल, वाह वाह, घर घर नाचने वाली इज्जतदार होती है, इस भूल को पहले तू दूर कर। ऐसे लोग की समाज में कोई जगह नहीं है। मधु, बड़े लोग अपनी बुराई को अपनी शान समझते हैं, पहले अपने अंदर झांक कर देखिए, इस बुराई ने तुम्हें कितना गंदा बना दिया है। तुम लोगों को अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, आपसे सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। तब तक पहचान सिंह बड़े आवेग से, पहचान सिंह, बड़े लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा का ख्याल है। रही बात तुम्हारी बेटी की, तो उसके साथ जो हुआ उसके लिए विषयलाल शर्मिंदा है। अब ऐसा नहीं होगा, अभी वो नासमझ है। इस उम्र में वैसे भी ऐसे भूल हो ही जाती है। मधु, चांद, यदि आपकी अपनी बेटी होती तो इस भूल को आप जायज मानते? पहचान सिंह, बकवास भरी बात मत कर, जा यहाँ से चली जा। मधु, ये तो मेरी मजबूरी है, एक हत्यारे से बात कर रही हूँ जो मेरे पति का हत्या किया। आज वो भी मुझसे नाराज होंगे जो तुझ जैसे हवान से बात कर रही हो। पहचान सिंह, मौत तुझे दूर से देख रही है, इससे पहले तुझे निकल ले, जा, मेरी नजरों से दूर चली जा। पास में खड़ी दुर्गा सारी बातों को सुन बोल पड़ती है। दुर्गा, मौत के मुंह में सभी बैठे हुए हैं, ना जाने कब किसको निकल जाए। शायद जो बुरे होते हैं उन्हें दूर से डराती है। उसी दौरान चांद दुर्गा से लिपट रोने लगती है। दुर्गा, चांद, ऐसे नहीं रोते, आज तू भी देख ले इन अंधों से भरी दरबार को। चांद, माँ, मैं देख चुकी, गरीब लोगों की बड़े लोगों के बीच में कोई इज्जत नहीं, उनके दर्द को खिलवाड़ समझा जाता है। ना जाने लोग ये क्यों भूल जाते हैं, हम उस दुनिया में जीते हैं सदा के लिए, अपनी है या नहीं, फिर भी सब लोगों में इतना विषम भाव। दुर्गा, चांद, तुम में वो भाव नहीं है, इसलिए तुम सबसे अच्छी हो। अच्छे लोगों का भगवान शान देते हैं। पहचान,
वो भी दिन दूर नहीं, देखते हैं कैसा साथ देंगे। दुर्गा तुम क्या देखोगे, इतना आसान भी नहीं है। पहचान सिंह, दुर्गा हमेशा अपने दायरे में रहकर बोलना, वरना ठीक नहीं होगा। दुर्गा, पति का भी कर्तव्य होता है, अपनी पत्नी के दायरे से बाहर जाने के लिए मजबूर न करें। पहचान सिंह, बहुत जवान चलने लगी, सब्र से काम ले, वरना। दुर्गा, वरना क्या, जो ठीक लगे वही करके दिखा दीजिए। पहचान सिंह, देखता हूँ इन सबको कौन साथ देगा। कनकपुर में इनके लिए कोई जगह नहीं, देखना खुद भूख और प्यास से तड़प कर मर जाएगी। तब तक मधु, मरना तो सभी को है, चाहे आज या कल, इससे क्या फर्क पड़ता है। इतना कह मधु अपनी बेटी चांद को साथ ले वहां से चल देती है। उसकी नम आंखें दुख को खुद ही बयां कर रहे थे। थोड़ी ही देर में अपनी टूटी हुई झोपड़ी में कदम रखती है। उसी दौरान चांद बार बार दूर से ही स्टेशन की तरफ देख रही थी। मन में ही सूरज, इससे पहले चांद की रोशनी बुझ जाए तुम चले आओ। उस दिन कॉलेज में फुटबॉल मैच था, दोनों टीम आपस में संघर्ष कर रही थी। मैच के दौरान ही कप्तान सूरज रुक सा जाता है। ये देख उसका दोस्त अनुराग, सूरज हम मैच जीत रहे हैं, लेकिन इस ढंग से बार बार रुकना आखिर बात क्या है। सूरज, अनुराग, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई पुकार रहा है, मुझे कल ही गांव जाना होगा। अनुराग, ठीक है दोस्त, चले जाना, लेकिन इस वक्त पूरी तरह मैच पर ध्यान दो, वरना मैच पलट भी सकता है। सूरज, मैच तो हम जीत कर ही जाएंगे। पूरे जुनून के साथ खेल के मैदान में सूरज अपने आप को खेल के प्रति समर्पित कर देता है और आखिरकार मैच जीत ही जाता है। तत्पश्चात कॉलेज की तरफ से सर्वोत्तम इनाम सूरज को दिया जाता है। सबके सब मित्रगण उसे इस खुशी पर बधाई देते हैं। थोड़ी ही देर में सूरज गांव जाने के लिए तैयार होता है। स्टेशन पहुंच सूरज, अनुराग, अपना ख्याल रखना, जल्द ही लौटूंगा। अनुराग, दोस्त, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। सूरज, तू तो सदैव मेरे साथ है, वैसे भी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारा ही है। इतना कह दोनों मुस्कुराते हुए गले लग जाते हैं। तब तक गाड़ी भी आ जाती है। सूरज, अच्छा दोस्त, चलता हूँ। तत्पश्चात ट्रेन चल देती है। कुछ ही घंटों में गांव कनकपुर गांव के स्टेशन पर रुकती है। सीटी की आवाज सुन चांद, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा सूरज आ रहा है। मन में सोचते सोचते आखिरकार बैरले स्टेशन पर पहुंच जाती है। तब तक सूरज गाड़ी से नीचे उतरते ही उसकी निगाह चांद पर पड़ती है। सूरज, तुम्हें मालूम हो गया कि मैं आ रहा हूँ। चांद, हाँ सूरज, सुबह की पहली किरण तुम्हारे आने का पैगाम दे दिया। इतना कह बैर की पोटली सूरज के हाथों में रख देती है। पोटली देखते ही सूरज, वही जंगली बैर। चांद, हाँ बैर ही है, जिसमें बचपन की हजारों यादें बसी हुई है। तत्पश्चात बैर देख एक साथ बैर चक एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसी दौरान सूरज, चांद, तुम्हारे चेहरे पर इतनी मायूसी, सब ठीक तो है। चांद, आंखें बंद होने से पहले मेरी एक इच्छा थी, अपने सूरज को एक बार देख लूं। सूरज, मेरी आंखें तुम हो, जब तक तुम देख रही हो तब तक तुम्हारा सूरज है। चांद, इन आंखों में भी तुम्हारे ही प्रेम का वास है। अब तक मेरे जीने की आशा सिर्फ इसी प्रेम की ताकत है, वरना जब तुम्हारे चांद पर दाग लग गया तो उसकी रोशनी उसी दिन बुझ गई, वो तो उसी दिन ही मर गई। सूरज, उस चांद की शीतलता ही उसकी वास्तविक पहचान है। मेरे लिए तुम हमेशा वही चांद रहोगी। चांद, लेकिन मैं वो चांद नहीं रह गई। सूरज, स्त्री की पवित्रता उसके आत्मा में बसी होती है, जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं, कोई नष्ट नहीं कर सकता। मन से तो अब भी निर्मल हो, मन की शुद्धता ही वास्तविक सुंदरता है, वही विशुद्ध प्रेम है। चांद अंततः मुस्कुराते हुए सूरज के गले लग जाती है। सूरज, चांद, वो बदनसीब कौन था जिसने तुम्हारा ये हाल किया। चांद, चंपत लाल का बेटा विषय लाल। सूरज, चलिए हमारे साथ। उसके साथ लेकर अपने घर जाते हैं। पहचान सिंह चांद को सूरज के साथ देख भौचक्के हो जाते हैं। पहचान सिंह, सूरज, इस दुष्ट लड़की के साथ। सूरज, ये तो मेरे प्रेम का प्रतीक चांद है, जिसके हर एक सांसों में मेरी सांसें जुड़ी हुई है। पहचान, अच्छा होगा इन सांसों को रोक लो, इससे सांसें जुड़ी है तो अच्छा होगा मौत को गले लगा लो। सूरज, पिताजी, ऐसी बदनीयत आपके ऊपर शोभा नहीं दे रही है। पहचान सिंह,
मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है समाज में ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं है। जन्म से ही ये अपवित्र है। इसके साथ जीवन जोड़कर मेरे खानदान की इज्जत में दाग लग जाएगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। सूरज, क्यों इज्जत नहीं है? इसलिए कि कोठे पर नाचने वाली की लड़की है, या इसलिए इज्जतदार लोग ही इसके साथ बलात्कार किया? मैं पूछता हूँ, उस वक्त आपके समाज की इज्जत को क्या हो गया था जब मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया गया? क्या उस वक्त समाज के इज्जतदार लोग अंधे हो गए थे, या यही निशानी है उनकी इज्जत की? पहचान सिंह, ऐसी लड़की जो रात के अंधेरे में अपनी इज्जत को खुद ही नीलाम करती है, तो इसमें समाज का क्या दोष? वैसे भी बंद आंखों से अंधेरा ही दिखाई देगा। अब भी वक्त है, खोलो अपनी आंखें, भूल जाओ ऐसे लड़के को। सूरज, प्रेम के एक एक बूंद से इतने बड़े समाज का निर्माण होता है, लेकिन आज समाज बनाने वाले इज्जतदार लोग ही प्रेम के बूंद को नष्ट करने में तुले हैं। कहीं ऐसा न हो प्रेम की चाहत के लिए इस तरह बिकाऊ हो न जाए। ये मत भूलो, स्त्रियों का सम्मान ही समाज की शान है। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति अपने आप को स्वयं जानता है। मैं कैसा हूँ आप अपना ही सच बेहतर जानते हैं, किसी दूसरे का नहीं। पहचान सिंह, मुझे कुछ जानना भी नहीं है। तेरा गंदा प्रेम सब कुछ बयां कर दिया, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। सूरज, प्रेम का रूप शांतिमय होता है, जो इस गहराई में प्रवेश कर गया वही जीना जानता है। पहचान सिंह की पहचान ही उसकी इज्जत है। मैं अपनी इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी। और आज के बाद इस चौखट पर तुझे कदम नहीं रखने दूंगा। सूरज, नहीं रखूंगा, लेकिन ये जानता हूँ आपको अपनी गलती का जल्द ही एहसास होगा। ध्यान रहे, इतनी देर भी मत करना कि आप पुकारे लेकिन मैं सुनने के लिए इस दुनिया में न रहूं। इतना कर चांद का हाथ पकड़ लेता है और घर के सामने तुलसी के पास हवन जल रहा था। उसी दौरान सूरज और चांद 7 बार तुलसी का परिक्रमा ले शादी के पवित्र बंधन में बन जाते हैं। बड़ी भीड़ में जाते जाते दूर से ही झुक कर प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात अपनी माँ की तरफ देख, सूरज, माँ, यदि अनजाने में मुझसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करना। दुर्गा, भूल से भी ऐसा मत सोचना। मुझे फक्र है, ईश्वर करे तुझ जैसा बेटा हर माँ को नसीब हो। तब तक पहचान सिंह, इस वक्त तुम्हारा चुप रहना ही अच्छा होगा, वरना मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचेगा। सूरज, देखना वो दिन दूर नहीं, भूख प्यास से तड़प कर इसी दरवाजे पर कुत्ते की तरह आएगा। ध्यान रहे, उस वक्त इस कनकपुर में कोई तेरा कोई मदद नहीं करेगा। सूरज, ईश्वर मेरे साथ है, उन्हीं पर पूरा भरपूर विश्वास है और किसी अन्य की मदद की कोई जरूरत नहीं है। इतना कर चांद को साथ ले वहां से चल देता है। थोड़ी देर में उसे टूटे फूटे घर में प्रवेश करते हैं, जिसमें चांद और उसकी माँ रहते थे। मधु सूरज को देख भावुक होकर रोने लगती है। सूरज, नहीं माँ, ऐसे नहीं रोते, बस आप लोगों के सहारे की जरूरत है। मैं खुद न खुद इसी मुसीबत से पार हो जाऊंगा। मधु, बेटा, जब मुसीबत अपने लोग देते हैं तब पछतावा होता है। सूरज, हमें पछतावा उतना नहीं होगा जितना उन्हें होगा। जब अपनी कमी की तरफ ध्यान देंगे तब वे खुद हमें याद करेंगे। इतना कर वहीं टूटे मकान के फर्श पर लेट जाता है। चांद ज्यों ही सूरज के सिर पर हाथ फेरती है। चांद, आपको बहुत तेज बुखार है। सूरज, परेशान मत हो, खुद न खुद ठीक हो जाएगा। तब तक मधु, ठंडा पानी से सिर पर पट्टी रखिए जिससे आराम मिल जाए। चांद, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। चांद दौड़कर सभी के पास जाती है, लेकिन पहचान सिंह के डर से कोई भी कनकपुरवासी पानी नहीं देता। हताश होकर रोने लगती है। तभी मंदिर से लौट रही दुर्गा की निगाह उस पर पड़ती है। दुर्गा, अरे चांद, क्या बात है, क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है? चांद, नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। सूरज को तेज बुखार है, सिर पर पट्टी रखने के लिए कोई ठंडा पानी तक नहीं दे रहा है। दुर्गा, अब बहुत हो चुका, जिस घर में सूरज चांद की रोशनी नहीं वो घर मौत का घर है। अब एक क्षण भी ऐसे घर में नहीं ठहर सकती। तुम चलो, मैं ठंडा पानी ले और भोजन लेकर आ रही हूँ। चांद, जी माँ। तत्पश्चात चांद अपने घर लौट आती है। उसे देख मधु, पानी ले आने में इतनी देरी, कब से इतना इंतजार कर रही हूँ। चांद, क्या करूँ माँ, किसी ने ठंडा पानी
तक भी नहीं दिया। शायद मेरा नसीब ही दुख का दरिया ही है जिसमें बहना ही पड़ेगा। मधु, अब क्या होगा? चांद, रास्ते में माँ मिली थी, आती ही होगी। आखिरकार तब तक दुर्गा पहुंच जाती है। बेटे की स्थिति देख भाव को रोने लगती है। रोते हुए देख सूरज, सूरज, माँ ये क्या? ये आंसू हमें कमजोर बना देंगे। दुर्गा, बेटा तुझे इस स्थिति में देख मैं अपने आप को कैसे संभाल सकती हूँ? अब और नहीं रहा जाता। सूरज, माँ तेरा दर्शन हो गया, समझो मैं ठीक हो गया, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अब अपने हाथों खाना खिला दो, बड़ी तेज भूख लगी है। दुर्गा, लो बेटा। जे हुए दुर्गा सूरज को खाना खिलाती हैं, ते हुए पहचान सिंह पहुंच जाता है। उसे देख सबके सब दंग हो जाते हैं। पहचान सिंह, अच्छा हुआ, तेरी पतिव्रता की अच्छाई मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। अब तू भी इसके साथ तड़प कर मरेगी। दुर्गा, आपके साथ रहने से कहीं ज्यादा अच्छा है मौत। मैं जीते जी उस चौखट पर कदम नहीं रखूंगी। अच्छा होगा जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। पहचान सिंह, तुम सबकी मौत की खबर सुनने के लिए बेताब रहूंगा। तब तक सूरज, पिताजी जब आपकी यही इच्छा है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। बड़े क्रोध से उन सब की तरफ देखते हुए पहचान सिंह वहां से चला जाता है। चांद, सब मेरी वजह से हो रहा है, अब मुझे देखा नहीं जाता। दुर्गा, तू तो सूरज से सच्चा प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करने वाले महान होते हैं। मुझे खुशी है चांद तुम्हारे जैसे हर एक बहू को मिले। तब तक मधु, सूरज को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, दिन पर दिन इसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। दुर्गा, यही मैं सोच रही हूँ। सबके सब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पीयूष रस्तोगी उन्हें देख, पीयूष रस्तोगी, दुर्गा जी आप? दुर्गा, सूरज का तबीयत बहुत गड़बड़ है, फौरन इलाज करिए। पीयूष, चिंता मत करिए, सब रखिए, सूरज को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर पीयूष सारे शरीर का चेकअप करते हैं और तुरंत उस सब के पास जाते हैं। डॉक्टर को देख दुर्गा, डॉक्टर पीयूष अब कैसी हालत है? डॉक्टर पीयूष, दुर्गा जी इलाज चल रहा है, हो सकता है ब्लड की जरूरत पड़े। तभी चांद, डॉक्टर साहब जितना हो सके मेरा ले लीजिए, मेरे खून का एक एक बूंद सूरज के प्रेम में रंगा हुआ है। पीयूष, सब कुछ इसी प्रेम में ही समाया हुआ है, इसकी उपज परमात्मा से हुई है, इसलिए जो उन पर विश्वास करते हैं उनकी रक्षा भी वही ही करते हैं। तुम्हें अपने प्रेम पर इतना विश्वास है, इसलिए यही प्रेम तुम्हारा कवच है। मौत भी ऐसे प्रेम से दूर रहती है, वो भी इसके आगे झुक जाती है। पीयूष इतना कहते हुए हाथ में पर्ची देते हैं, फिलहाल ये दवा बाहर से मंगवा लीजिए। चांद, ठीक है, मैं अभी लेकर आई। उसी अस्पताल में मौजूद चंपत लाल उसकी खबर अपने मालिक पहचान सिंह को देते हैं। चंपत लाल साहब, सूरज की स्थिति बहुत नाजुक है, इस वक्त वो अस्पताल में है। पहचान सिंह, कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है? चंपत लाल, डॉक्टर पीयूष रस्तोगी। पहचान सिंह, चंपत लाल अब बहुत हो चुका, चांद ने मेरे परिवार को तबाह कर दिया, अब और मैं नहीं होने दूंगा, उसे मौत के घाट उतार दो, जो होगा देखा जाएगा। चंपत लाल साहब, सूरज और चांद की जान एक दूसरे में बसी हुई है, वे सच्चे प्रेमी हैं, एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। पहचान सिंह, ये सब बकवास है, चांद के साथ साथ उसका प्रेम भी मर जाएगा। चंपतलाल, प्रेम अमर है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, अब आप भी आजमा कर देख लीजिए। उसकी बात सुन विषयलाल बोर्ड बोलता है, विषयलाल साहब ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे मालूम है चांद इस वक्त दवा लेने के लिए गई है, रास्ते में उसी काली मंदिर के पास ही उसका काम तमाम कर देंगे। चंपतलाल, ये ठीक नहीं होगा। पहचान सिंह, तुम चुप रहो, मुझे मालूम है क्या ठीक है क्या नहीं, मेरी आंखें बेताब है उसके मौत देखने के लिए। चंपतलाल, ध्यान रहे आप अपने बेटे का अंत करने जा रहे हैं। उसकी बात को कोई नहीं सुनता। पहचान सिंह अपने आदमियों के साथ काली मंदिर के निकट ही इंतजार करते हैं और थोड़ी ही देर में दवा लेकर चांद आते हुए दिखाई पड़ती है, आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं। पहचान सिंह, मौत बनकर तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आज इस उम्मीद को पूरा कर ही देते हैं। चांद, पिताजी मौत से बड़ी खुशी भी हो तो मैं आपको दे सकती हूँ, मुझे खुशी है कि आप इस लायक तो हमें समझे। पहचान सिंह, हाँ हमें इसी में खुशी है, मेरी आंखें बेचैन है तेरी मौत देखने के लिए। इतना कह बड़ी तेजी से धक्का देता है, चांद मंदिर के सीढ़ी पर सर के बल गिर जाती है। तेजी से कई बार सूरज सूरज कहती है,
उसी क्षण सूरज बेचैन हो जाता है। उसकी स्थिति देख दुर्गा डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं सूरज को क्या हो गया है। तत्क्षण डॉक्टर उसके पास आते हैं। इस वक्त सूरज, मैं आ रहा हूँ चांद। पीयूष, सूरज अपने आप को संभालो, अभी चांद आ रही है। तब तक दुर्गा, हाँ बेटा चांद आती ही होगी। सूरज, माँ मुझे चांद पुकार रही है, हमें जाने दीजिए। इतना कर सूरज उठ खड़ा होता है। पीयूष, सूरज पागल मत बनो। मधु, बेटा रुक जाओ। वह किसी का नहीं सुनता। दौड़ते दौड़ते आखिरकार उस मंदिर के पास पहुंच जाता है। गांव के ज्यादातर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सबके सब आवाज देते हैं, सूरज रुक जाओ। सूरज किसी का नहीं सुनता। वो चांद चांद कह कर चिल्ला रहा था। दौड़ते दौड़ते ज्यों ही नजदीक पहुंचता है, उसी दौरान डगमगा कर पत्थर पर सिर के बल गिर जाता है। उधर चांद का खून धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ता है, इधर सूरज का खून धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ता है। आखिरकार एक दूसरे का खून आपस में ज्यों ही मिलता है, सूरज और चांद की आंखें अपने प्रेम का दर्शन कर बंद हो जाती है। उस दौरान सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है। हताश पहचान सिंह गूंगे बहरे हो स्तब्ध हो जाते हैं। वह कभी नहीं मरते, जो प्रेम के आगोश में समा मृत्यु को भी जीत लेते हैं। वे आज भी सूरज और चांद के रूप में हम सबके साथ हैं और सदा रहेंगे। ये कहानी अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं सुनील तिवारी।